जल्दी से देखें यहाँ पर कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ये जो आपका पेपर है बेटा, देयर आर 2 सब्जेक्ट। इसमें 2 सब्जेक्ट। सर कौन कौन से 2 सब्जेक्ट हैं? है तो एक ही नहीं बेटा, इसके अंदर आपको 2 सब्जेक्ट मिलेंगे। एक तो मेरा पार्ट है जो है बेटा आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, और दूसरा पार्ट इसका है बेटा वो है आपका कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दूसरा पार्ट कौन सा है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आप सब सोच रहे होंगे सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में क्या फर्क है? बोथ आर डिफरेंट बेटा। क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस, यहां अकाउंटिंग है जबकि यहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है बेटा यहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग वाला पार्ट आपको निखिल सर कराएंगे। मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं वो क्या पढ़ाने वाला हूं? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पार्ट पढ़ाने वाला हूं। इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ाने वाला हूं। मतलब बेसिकली हम 2 लोग मिलकर के आपको ये पेपर डील करेंगे। ओके, हेलो, यस सर। आप सारे बच्चों का कहना होगा सर इसका वेट क्या? एग्जाम में कौन सा वाला पार्ट जो है ज्यादा मार्क का आएगा, कौन सा वाला पार्ट कम मार्क का आएगा? बिल्कुल बेटा, एग्जाम वेट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम के अंदर अगर मैं वेट की बात करूं तो मेरा वाला पार्ट जो है बेटा वो 75 मार्क्स कवर करेगा, जबकि निखिल सर वाला पार्ट 25 मार्क्स कवर करेगा। ओके, हेलो, यस सर। वेरी गुड। तो ये बेटा आपका सब्जेक्ट हो गया। 100 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें 75 और 25 मार्क्स का वेटेज रखता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के अंदर एक वैल्यूएशन वाला पार्ट है, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में भी एक वैल्यूएशन वाला पार्ट है जो मैं ही डील करूंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा। क्लियर? ओके, तो चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई हमारी मैनेजमेंट की बात कि भैया हमारा सब्जेक्ट 2 पार्ट में डिवाइडेड है। थोड़ा सा इसका सिलेबस और एग्जाम वेट आप अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करें। हमको क्या क्या पढ़ना है इस सिलेबस के अंदर, सबसे पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमको क्या रहेगा कि हमको लगेगा कि हाँ सब्जेक्ट के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है वो हमको पहले से पता है। तो चलो एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे बेटा सिलेबस। क्या है सिलेबस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का? तो मैं केवल अकाउंटिंग वाला पार्ट बताऊंगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला पार्ट निखिल सर आपको बताएंगे। चलें, तो अभी हम बात कर रहे हैं सिलेबस की। तो चैप्टर नंबर 1 आपका है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सर इसमें क्या आएगा? इसमें कुछ नहीं बेटा, आपको पढ़ाई जाएंगी अकाउंटिंग बुक्स कौन सी होती हैं। सर अकाउंटिंग बुक्स कौन सी होती है? ये तो हमने फाउंडेशन में भी पढ़ा हुआ है, कुछ बच्चों ने फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है कि नहीं? बोलो, हेलो। कैसे पढ़ा है? तो कुछ बच्चों ने इसको फाउंडेशन के अंदर भी डील कर रखा है, फाउंडेशन के अंदर भी अच्छे से पढ़ रखा है। क्या है अकाउंटिंग बुक्स के अंदर? सर अकाउंटिंग बुक्स में वही बेटा हिसाब बेटा आपका अकाउंटिंग बुक्स ढेर सारी होती हैं, जिसमें मेन बुक्स कौन कौन सी होती हैं सारे बच्चे बताओ। एक होती है आपकी जनरल, बोलो। दूसरा क्या होता है सारे बच्चे बताओ? लेजर, वेरी गुड। तो जनरल लेजर के बारे में यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब कुल मिला के जनरल एंट्रीज करना सीखेंगे और उनकी लेजर पोस्टिंग करना सीखेंगे। सर और क्या आएगा? और आएगा तीसरी चीज, आपको समझ में आ गई होगी क्या? फटाफट बोलो। ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट अभी ट्रायल बैलेंस। पहले हम जनरल लिखना सीखेंगे, फिर लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। दैट इज फर्स्ट टॉपिक। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। मतलब यहां पर आपको अकाउंट के बेसिक बताए जाएंगे। बात समझ में आई बच्चों? बोलो। यस सर। यस सर। तो अकाउंट का बेसिक यहां पर है। मतलब आपको क्या कहा गया बेटा अकाउंटिंग बुक्स में? जनरल, लेजर और ट्रायल बैलेंस। सर बैलेंस शीट P&L कहां गया हमारा? चिंता क्यों कर रहे हो, चलते हैं हम सेकेंड पार्ट की ओर। लेकिन उससे पहले ये एग्जाम में कितना वेट कवर करेगा, एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, तो नोट डाउन कर ले बेटा। फर्स्ट टॉपिक आपका 8 मार्क्स की लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? हेलो, यस सर। नोट डाउन करें फर्स्ट टॉपिक 8 मार्क्स। मतलब सर क्लास 11th जो हमने पढ़ी थी वो 8 नंबर की आएगी, बिल्कुल ऐसा मान सकते हो। या फाउंडेशन के अंदर जो आपने पढ़ा था वो भी 8 नंबर तो आपके पक्के आ गए कि 8 नंबर यहां आपको मिल जाएंगे। क्लियर?
सर अब इसके बाद जल्दी से बताएं बैलेंस शीट वगैरह कहां आएगी। बिल्कुल सेकेंड चैप्टर आपका जो है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। नाम इसका इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, लेकिन इसके अंदर हम पढ़ेंगे हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कहां पढ़ेंगे सर? बैलेंस शीट के अंदर हम पढ़ेंगे बेटा शेड्यूल 3 हमारे कंपनीज एक्ट का। कंपनीज एक्ट का कौन सा शेड्यूल पढ़ने वाले हो बच्चों? शेड्यूल 3। सर इस शेड्यूल 3 में होगा क्या? बिल्कुल मेरे बच्चों, इस शेड्यूल 3 के अंदर आपको जो मिलने वाला है पार्ट शेड्यूल 3 के अंदर, वो है आपकी बैलेंस शीट और P&L अकाउंट्स के फॉर्मेट। मतलब यहां हम पढ़ेंगे हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड पॉइंट। बेटा वॉरेन बफेट बोलते हैं कि जब तक आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंटरप्रिटेशन नहीं आता तब तक आपको कहीं भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में यहां बताया जाएगा कि कोई कंपनी अपने फाइनेंशियल अकाउंट कैसे बनाती है, कौन कौन सी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है, कितनी बार वो अपने फाइनल अकाउंट बनाती है, उनके बारे में यहां डिटेल में चर्चा की जाएगी। सारे बच्चों को पता होगा इतना तो कि कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट रिप्रेजेंट करती है। तो क्वार्टरली रिजल्ट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, उनके बैलेंस शीट के फॉर्मेट क्या होते हैं, उनके कैश फ्लो का फॉर्मेट क्या होता है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, ये सारी बातें आपको कहां मिलेगी? फटाफट बोलो। चैप्टर नंबर 2 के अंदर। क्लियर बच्चों? ये आपके चैप्टर नंबर 2 में आएगी। मतलब यहां आपको सिखाया जाएगा बैलेंस शीट्स का इंटरप्रिटेशन करना, P&L का इंटरप्रिटेशन करना कि P&L को देख करके हमको क्या सोचना है, P&L बनता कैसे है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रेशो, ये सारी बातें हमारे चैप्टर नंबर 2 में आ जाएंगी। मतलब फाइनल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस हम फर्स्ट ग्रुप तक पढ़ के आ गए थे, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आ गए थे। अब ट्रायल बैलेंस के आगे क्या होता है, P&L और बैलेंस शीट बनती है, तो उससे रिलेटेड सारी बातें हमारे चैप्टर नंबर 2 में आ जाएंगी, लेकिन रिलेटेड रहेंगी कंपनी से। यहां पार्टनरशिप प्रोपराइटर नहीं रहेगा, क्योंकि आप सब कंपनी सेक्रेटरी हो, तो आपको केवल कंपनी के फाइनल अकाउंट पढ़ाए जाएंगे। क्लियर? दैट इज सर ये एग्जाम वेट कितना रखता है, एग्जाम में ये कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? ये भी बेटा एग्जाम में लगभग 6 मार्क का चैप्टर है, 6 नंबर के लगभग एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 2। मतलब चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा? जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस। उसके बाद क्या पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में? बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। समझ में आ गया? दैट इज योर चैप्टर नंबर 2। सर ये पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे? अब चलेंगे बेटा चैप्टर नंबर 3 में। वो है हमारी अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग सिखाई जाएगी अब यहां पर। सर शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग तो हमने 12th क्लास में सीखी थी। बिल्कुल बेटा, जो 12th क्लास के अंदर आपने पढ़ा था सेम चीज यहां पर भी आपको पढ़ाई जाएगी। सर क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? इसके अंदर हम पढ़ेंगे पहली चीज, जब कोई कंपनी अपने लिए पैसा इकट्ठा करना चाहती है तो बताओ वो किसके पास जाती है? पब्लिक के पास। और पब्लिक से क्या लेती है? फटाफट बोलो। कैश। बोलती आओ आओ हमारे कंपनी में पैसा लगाओ। इसके बदले में कंपनी क्या करेगी बेटा? इसके बदले में कंपनी क्या करेगी? बोलो। शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी। बिल्कुल बेटा, शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी। चैप्टर नंबर 2 लवी का बेटा 6 मार्क का आएगा। तो ये क्या इशू करेगी? शेयर सर्टिफिकेट करेगी। इसको आपने क्या बोला था? इसको आपने क्या बोला था? फटाफट बोलो, इसको आपने क्या बोला है? इसको आपने क्या बोला है? जल्दी बताओ। इशू ऑफ शेयर पढ़ा था कि नहीं? बोलो। तो यहां इशू ऑफ शेयर्स पढ़ाया जाएगा। केवल इशू ऑफ शेयर्स में यही नहीं, बोनस शेयर भी पढ़ेंगे, राइट इशू भी पढ़ेंगे, ईशोप भी पढ़ेंगे, इसके अलावा स्वेट इक्विटी शेयर्स भी पढ़ेंगे, अंडर राइटिंग से रिलेटेड पार्ट भी पढ़ेंगे, बुक बिल्डिंग, मतलब इन सारे शेयर को इशू करने के लिए कौन कौन सी मेथड होती हैं आपने पढ़ी होंगी। सीएल के अंदर बुक बिल्डिंग मेथड और ओपन मार्केट मेथड जैसी पढ़ी होंगी। पढ़ी है कि नहीं? बोलो। तो वो भी पढ़ेंगे। और साथ ही साथ बेटा फॉर फ्यूचर रीइश्यू ऑफ शेयर्स भी पढ़ेंगे, बायबैक भी पढ़ेंगे, और इसके अलावा बेटा रिडम्पशन एंड कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, उनका रिडम्पशन, उनका कन्वर्जन, ये सारी चीजें हम यहां पढ़ने वाले हैं। मतलब आप देखो इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपके कौन कौन से कंपनीज एक्ट के सेक्शंस कवर हो गए? बोलो। क्या ये सब आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा है?
तो मान के चलना यहाँ कंपनीज एक्ट का थ्योरी भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, साथ ही साथ उनकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी बताऊंगा, तो आपके सीएल का रिवीजन भी होगा, साथ ही साथ अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा हमारे कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। एग्जाम वेट इसका कितना है सर? एग्जाम में ये कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? एग्जाम में बेटा ये 15 मार्क्स कवर करता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्लियर? हाँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, इस चैप्टर के बिना हम हमारे अकाउंट के पेपर में जीत हासिल नहीं कर सकते। चैप्टर नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ के ही हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। क्लियर हुआ? बोलो। तो ये तो हो गई बेटा हमारे शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग की। अगर कोई कंपनी एक आईपीओ लाती है तो अकाउंटिंग कैसे होगी, बोनस इशू लाती है तो अकाउंटिंग कैसे होगी, राइट इशू ला रही है, एफपीओ ला रही है तो अकाउंटिंग कैसे होगी, अपने एम्प्लॉय को शेयर इशू कर रही है स्वेट या ईसोप तो वो कैसे अकाउंटिंग करेंगे, शेयर पब्लिक खरीद ले उसके लिए अंडरराइटिंग करना पड़ती है तो अंडरराइटिंग से रिलेटेड प्रोविजन क्या होंगे, कंपनी ने एक बार शेयर इशू कर दिए तो उनका बायबैक कैसे होगा, और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन। दैट माय चैप्टर इज 15 मार्क्स चैप्टर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्लियर बच्चों? ये है आपका चैप्टर नंबर 3। सर और क्या है इस सब्जेक्ट के अंदर? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसके बाद आते हैं बेटा हम डिवेंचर्स की अकाउंटिंग पर। हमने अभी शेयर इशू कर लिए, अब डिवेंचर की बातें करेंगे। डिवेंचर मतलब लोन की बात करेंगे। तो डिवेंचर सारे बच्चों को पता है, जब कोई कंपनी क्या करती है, पब्लिक को अपने डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, बदले में कंपनी क्या करेगी, फटाफट बोलो, इनसे कैश लेती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सारे बच्चे बताओ, कैश लेके कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट की जगह क्या दे दिया? डिवेंचर सर्टिफिकेट दे दिया। तो बताओ बेटा ये डिवेंचर सर्टिफिकेट जब डिवेंचर कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर को देती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इशू ऑफ डिवेंचर। दैट इज योर इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर के साथ साथ यहां हम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी पढ़ेंगे, मतलब रीपेमेंट ऑफ लोन भी पढ़ेंगे, उल्टा भी पढ़ेंगे इसका, ये भी हमारे कोर्स में। तो इशू ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये दोनों ही चैप्टर नंबर 4 का पार्ट होंगे। सर यहां एग्जाम में ये कितना पूछा जाएगा, एग्जाम वेट इसका कितना होगा? बिल्कुल बेटा, एग्जाम में लगभग 6 मार्क के लगभग एग्जाम में वेट रखता है। तो ये चैप्टर भी बेटा आपका 6 मार्क कवर करेगा। अब आप देख लो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी अकाउंट का 4 चैप्टर में ही कवर हो जाएगा। कौन कौन से 4 चैप्टर हो गए? फटाफट बोलो। सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 क्या था? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या था? जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। फिर हमने बैलेंस शीट पी एंड एल बनाया चैप्टर नंबर 2 में। बैलेंस शीट पी एंड एल बनाने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी शेयर कैपिटल को सीखने की, तो शेयर कैपिटल सीखेंगे। डिवेंचर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या ये आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है आपका सब्जेक्ट? बोलो। दैट इज कंसेप्ट। और ये 6 नंबर कवर करेगा बेटा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ मार्क वेट रखता है जो हमको पता होना चाहिए, ताकि हम उसको उस हिसाब से तैयारी करें। क्लियर? इसके बाद बेटा आते हैं हम चैप्टर नंबर 5 पर। सर चैप्टर नंबर 5 क्या है बेटा? रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट अकाउंटिंग। कंपनीज अकाउंटिंग से रिलेटेड एस्पेक्ट। सर इसमें क्या आएगा? इसमें आएंगे बेटा हमारे ईसोप जैसी चीजें। जैसे ईसोप का मतलब सारे बच्चों को पता होगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये क्या होते हैं बेटा? जिसमें एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि देखो भैया हम आपको एक ऑफर दे रहे हैं कि फ्यूचर में आप हमसे एक स्पेसिफिक डेट पर स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स ले लेना। अपने एम्प्लॉय को जब कोई एम्प्लॉयर इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? ईसोप कहलाता है। हमको सबको पता है। इसमें एम्प्लॉय को शेयर सस्ते में मिलते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। एम्प्लॉय ये शेयर खरीद के क्या कर सकता है? आप सबको पता होगा। एम्प्लॉय ये शेयर्स खरीद के क्या कर सकता है? सेल आउट कर सकता है। बोलो हेलो। दैट इज ईसोप। ये ईसोप है। ईसोप के बारे में डिस्कशन होगी बेटा इस चैप्टर नंबर 5 के अंदर। डिटेल में ईसोप पढ़ेंगे। सर और क्या आएगा चैप्टर नंबर 5 में? चैप्टर नंबर 5 के अंदर बेटा ईसोप के अलावा
एक और कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे यहां पर, जब कोई कंपनी अपने शेयर वापस खरीद लेती है, मतलब जो हमने शेयर इशू किए थे, कंपनी उन शेयर्स को वापस रीपरचेज कर रही है, मतलब बायबैक कर रही है, तो बायबैक ऑफ शेयर्स भी इस चैप्टर नंबर 5 के अंदर डिटेल में चर्चा में आएगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो। तो बायबैक ऑफ शेयर्स भी पढ़ेंगे, बिल्कुल बच्चे, बायबैक ऑफ शेयर्स भी आएगा सिमरन। तो बच्चों ईशॉप पढ़ेंगे, बायबैक पढ़ेंगे डिटेल में। सर चैप्टर नंबर 3 में भी तो ईशॉप था, चैप्टर नंबर 3 में भी तो बायबैक था। अब बच्चों यहां आपको दो तरह की कंपनियां पढ़ना है, एक वो कंपनियां जो लिस्टेड है और एक वो कंपनियां जो लिस्टेड नहीं है। बात समझ में आ रही, बोलो। छोटी कंपनी के बारे में चैप्टर नंबर 3 था, और ये चैप्टर नंबर 5 जो है ये बड़ी कंपनी के बारे में है, मतलब बड़ी कंपनियां जब ईशॉप और बायबैक जैसे प्रोविजन लाती हैं तो उनको कौन कौन से प्रोविजन फॉलो करना पड़ते हैं, उसके बारे में डिटेल में चर्चा होगी चैप्टर नंबर 5 के अंदर। सर और क्या आएगा चैप्टर नंबर 5 में? चैप्टर नंबर 5 के अंदर बेटा अंडर राइटिंग भी सीखेंगे। आपको पता है जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है, जैसे टाटा स्टील हो गई, मान लो ये कंपनी अपने शेयर इशू करना चाहती है, तो सारे बच्चे बताओ अगर एक कंपनी अपने शेयर इशू करना चाहती है तो इसको डर रहता होगा कि नहीं, बोलो। किस बात का डर? कि पब्लिक शेयर खरीदेगी कि नहीं खरीदेगी, इस बात का डर रहता है। तो आप सबको पता होगा, फिर ये क्या करते हैं सारे बच्चे बताओ, अपने नीचे अंडरराइटर अपॉइंट कर देते हैं, गारंटर अपॉइंट कर देते हैं, जो इस बात की गारंटी देते हैं कि कंपनी का इशू फुल्ली सब्सक्राइब कराएंगे। जैसे टाटा स्टील का इशू आया था तो 7 बैंक्स जो थे बेटा, ये इन 7 बैंकों ने अंडरराइटिंग की थी, टाटा स्टील को गारंटी दी थी कि चिंता मत करो, अगर पब्लिक शेयर्स नहीं खरीदेगी तो हम शेयर्स खरीद के आपके इशू को फुल्ली सब्सक्राइब करा देंगे। बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। दैट इज अंडरराइटिंग, ये अंडरराइटिंग कॉन्सेप्ट है बेटा, ये भी यहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों इस चैप्टर में 3 चीजें पढ़ना है, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे कौन कौन सी 3 चीजें पढ़ना है। ईशॉप, बायबैक और अंडरराइटिंग। सेम चीज चैप्टर नंबर 3 में भी थी, चैप्टर नंबर 5 में भी है, बस फर्क क्या है, यहां बड़ी कंपनी की बात करेंगे और वहां छोटी कंपनी की बात करेंगे। क्लियर? सर ये एग्जाम में कितना वेट रखता है, एग्जाम में इसका वेट कितना होगा, एग्जाम में कितना वजन उठाएगा हमारा? तो एग्जाम में बेटा ये आपका 10 मार्क्स कवर कर लेगा। कितना कवर कर लेगा बच्चों? 10 मार्क्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बोलो। तो ये भी हमारे लिए एक चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया, 10 मार्क्स कवर करेगा लगभग, तो ये हमारे लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये था बेटा चैप्टर नंबर कौन सा? 5। इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पर। सर चैप्टर नंबर 6 क्या है? चैप्टर नंबर 6 है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरप्रिटेशन। नाम इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरप्रिटेशन है, लेकिन एक्चुअल में इंटरप्रिटेशन जैसा कुछ नहीं है इसके अंदर। है क्या? हमारे सिलेबस में उन्होंने चैप्टर नंबर 5 के अंदर रखा हुआ है, एक तो बेटा प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर हम बैलेंस शीट P&L बनाना सीख तो आए, बिल्कुल सही मेरे बच्चों। जो आपने बैलेंस शीट P&L जो हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, बैलेंस शीट P&L बनाना पड़ा था बिल्कुल, लेकिन वो था डिवीजन 1, मतलब छोटी कंपनियों के बैलेंस शीट P&L। यहां जो हम पढ़ेंगे वापस से शेड्यूल 3 पढ़ेंगे, लेकिन शेड्यूल 3 जो अब होगा वो होगा डिवीजन 2, मतलब बैलेंस शीट P&L का फॉर्मेट, लेकिन छोटी कंपनियां नहीं, लिस्टेड कंपनियों के फाइनल अकाउंट। बात समझ में आ रही, बोलो। मतलब बड़ी कंपनियों के फाइनल अकाउंट, वहां स्मॉल कंपनीज के थे, यहां बड़ी कंपनी की बात करेंगे। इनमें क्या फर्क होता है इसके बारे में डिटेल में हम चैप्टर में ही पढ़ेंगे, बट हाँ यहां हम बड़ी कंपनीज के फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? और वही आपका एक चैप्टर जो आपने CL के अंदर पढ़ा होगा, मैनेजरियल रिम्यूनरेशन पढ़ा था, तो उसका प्रैक्टिकल कैलकुलेशन सीखेंगे मैनेजरियल रिम्यूनरेशन का। सर और क्या आएगा? और आएगा बेटा चौथी क्लास वाली चीज, डेप्रीसिएशन कैलकुलेशन सीखेंगे। सर और क्या सिखाएंगे यहाँ पर? CSR। सर ये तो पढ़ा हुआ है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। कहां पढ़ा हुआ है? CL के अंदर पढ़ा हुआ है कि नहीं? वह सेक्शन 135, देखो बच्चों को याद भी है, तो ये भी हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं CSR। सर और क्या? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, सर ये भी पढ़े हमने CL के अंदर, सेक्शन 188, बोलो।
तो ये भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और सर क्या और आएगी बेटा हमारी सेगमेंट रिपोर्टिंग, ये आपने सीएल में नहीं पढ़ा, ये यहां एक्स्ट्रा रहेगा। ये हमारा पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। समझ में आया बच्चों? बोलो। तो यदि आपको देखा जाए तो यहां मेरे काम की चीज दो चीजें हैं, डिवीजन 2, डेप्रिसिएशन, सेगमेंट रिपोर्टिंग। बताओ, 3 चीजें तो आपने सीएल में पढ़ रखी हैं, तो उनका यहां रिवीजन हो जाएगा आपका। तो ये भी हमको पढ़ना है, चैप्टर नंबर 6। सर ये एग्जाम वेट कितना रखेगा? एग्जाम में लगभग बेटा ये 7 मार्क्स कवर करेगा, 7 नंबर कवर करेगा। क्लियर? हेलो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो ये भी हमारे लिए एक चैप्टर हो गया, चैप्टर नंबर 6। क्लियर? अब आप सारे बच्चे बताओ, यहां तक अगर आप देखो तो आपका सीएल क्या क्या कवर कर रहा है? इशू ऑफ शेयर्स, आईपीओ, बोलो हाँ या ना, बोनस इशू, राइट इशू, ये सब सीएल के अंदर ही थे कि नहीं? उसके अलावा ये सारे कॉन्सेप्ट भी यहां पर आ रहे हैं। तो ये भी हमारा चैप्टर नंबर 6 हो गया। सर इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा चैप्टर नंबर 7, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये क्या होते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बेटा हमने इसके पहले जो पढ़े वो पढ़े स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जैसे एक होल्डिंग कंपनी अपने फाइनल अकाउंट बनाती है और एक सब्सिडी कंपनी है उसकी जो अपने फाइनल अकाउंट बना रही है। तो होल्डिंग सब्सिडी के जो फाइनल अकाउंट होते हैं उनको बोलते हैं बेटा स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब दोनों ने अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, दोनों ने अपना P&L बनाया, दोनों ने अपनी बैलेंस शीट बनाई, बिल्कुल बेटा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोनों ने अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। अब क्या होगा, अगर होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी की बात करूं, अगर मेरे को एज अ होल ग्रुप फाइनल अकाउंट देखना है तो मेरे को दो फाइनल अकाउंट देखना पड़ेंगे। तो हमारा एक्ट बोलता है कि भैया कंपनी की अगर कोई सब्सिडी कंपनी है तो उसको होल्डिंग कंपनी के साथ मिलकर, मतलब दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिला करके क्या करना पड़ेगा? बोलो। उनको एक फाइनेंशियल स्टेट बनाना पड़ेगा, दोनों को मिला के एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, जिसको क्या बोलेंगे? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलेंगे। मतलब एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपको बनाना पड़ेगा। समझ में आया बच्चों? बेटा नीरज चैप्टर नंबर 6 जो है वो 7 मार्क्स का है। अभी इसकी बात कर लें चैप्टर नंबर 7 की। तो बच्चों बताओ, चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम वेट इसका ज्यादा है, इसको हमको बहुत अच्छे से तैयार करना है। 10 मार्क्स एग्जाम में कवर करेगा चैप्टर नंबर 7 अकेला, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बात समझ में आ गई? बोलो। तो ये भी एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया, चैप्टर नंबर 7। क्लियर? तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7। इसके बाद आता है बेटा आपका नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर कितनी रिपोर्टिंग करवाओगे? तो यहां आपको एक नई चीज सिखाई जाएगी, क्या? एनुअल रिपोर्ट। सारे बच्चे बताओ, आपने एनुअल रिपोर्ट देखी है कंपनी की? बोलो जी सर। बताओ बच्चों, इस एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्या होता था? एनुअल रिपोर्ट में बेटा सर हमने देखी है केवल P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 3 चीजें तो सभी जानते हैं कि नहीं? अगर ये 3 चीजें ही एनुअल रिपोर्ट में होती हैं तो एनुअल रिपोर्ट इतनी मोटी क्यों होती है? और भी कई चीजें एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर होती हैं। एनुअल रिपोर्ट्स को अगर आप अभी देखो तो अभी आपको एनुअल रिपोर्ट को समझना बहुत मुश्किल काम होता है। लोग टेंशन में आ जाते हैं, एनुअल रिपोर्ट अगर पकड़ा दें हाथ में तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। तो ये चैप्टर नंबर 8 आपकी एनुअल रिपोर्ट की बाकी चीजें भी कंसीडर करेगा। सर बाकी चीजें भी एनुअल रिपोर्ट में होती हैं क्या? बिल्कुल बेटा, केवल एनुअल रिपोर्ट में यही नहीं होता कि P&L हो गया, बैलेंस शीट हो गई, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, CSR हो गया, रिलेटेड पार्टी हो गए। नहीं, इसके अलावा भी कई, हाँ, नोट टू द अकाउंट्स हो गए, इसके अलावा भी कई चीजें होती हैं। सर इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा होता है बेटा उसके अंदर कारो, कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट, मतलब ऑडिट रिपोर्ट होती है। सर और क्या होता है? और होती है डायरेक्टर रिपोर्ट, कंपनी के डायरेक्टर की रिपोर्ट होती है। सर और क्या होता है? और होती कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट भी एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर होती है। सर
और क्या होता है बेटा, और होता है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट क्या होता है ये सिखाऊंगा आपको। सर मूवी दिखाओगे क्या बागवान? नहीं, आपको मैं यहाँ पर वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बागवान के थ्रू समझाऊंगा। तो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट होता है, समझ में आया कि नहीं, बोलो। तो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट होता है जो पी एंड एल से बिल्कुल अलग होता है। तो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट जैसी चीज भी हमारे एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर होती है। सर और क्या होता है इसके अलावा? होती है बेटा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, ईवीए। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट भी होता है जिसमें अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट कैलकुलेट किए जाते हैं। सर और क्या होता है एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर? और होता है बेटा मार्केट वैल्यू एडिट। मार्केट वैल्यू एडिट भी होता है आपके एनुअल रिपोर्ट के अंदर। मार्केट वैल्यू एडिट के अलावा एक और वैल्यू एडिट होता है जिसको बोलते हैं शेयर होल्डर वैल्यू एडिट। तो शेयर होल्डर वैल्यू एडिट भी होता है। तो बच्चों ये सारे टॉपिक एनुअल रिपोर्ट के जो पी एंड एल के अलावा होते हैं वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। अब सारे बच्चे बताओ, इसमें से कुछ चीजें तो आपने सीएल के अंदर पढ़ी होंगी। बताओ कौन कौन सी चीजें सीएल के अंदर पढ़ी हैं, फटाफट फटाफट बताओ। क्या आपने ऑडिटर रिपोर्ट पढ़ी? कारो डायरेक्टर रिपोर्ट पढ़ी? इसके अलावा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ा? अरे हाँ है ना। तो ये सब सीएल का ही पार्ट है। तो ये भी मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा प्रैक्टिकल कि कैसे बनती हैं और उसके अंदर प्रैक्टिकली क्या क्या होता है। तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, जब आप प्रैक्टिकल देख लोगे ना तो सीएल के अंदर अगर क्वेश्चन आता भी है तो आप आराम से लिख पाओगे, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल हमने समझा हुआ है। क्लियर? तो इतनी सारी चीजें होती हैं एनुअल रिपोर्ट में, इसलिए तो एनुअल रिपोर्ट इतनी मोटी होती है। मतलब केवल पी एंड एल बैलेंस शीट नहीं होती। लोग जो सीएस नहीं है, सीए नहीं है, उनके लिए एनुअल रिपोर्ट का मतलब पी एंड एल बैलेंस शीट। बट जो सीए सीएस हैं, हम जैसे लोग हैं, उनके लिए एनुअल रिपोर्ट का मतलब पी एंड एल बैलेंस शीट नहीं होता। हमको कुछ और देखना चाहिए, किसी कंपनी में पैसा लगाना है तो एनुअल रिपोर्ट में क्या देखना चाहिए वो इस चैप्टर के अंदर आपको सिखाया जाएगा। सर एग्जाम वेट क्या है इसका? एग्जाम में ये चैप्टर बेटा लगभग 8 नंबर कवर करेगा, 8 मार्क्स कवर करेगा। ओके सर ये तो छोटा चैप्टर नहीं है, बड़ा चैप्टर है, इसका वेट ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल बेटा वेट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम पार्ट चूंकि सीएल के अंदर कवर हो जाता है, इसलिए बेटा चूंकि सीएल में वो पूछ लेते हैं तो अकाउंट्स में थोड़ा सा कम पूछा जाता है। समझ में आया? क्योंकि कई चीजें सीएल से रिलेटेड हैं तो कुछ चीजें सीएल में भी पूछ लेंगे आपसे, कॉर्पोरेट लॉ के अंदर भी पूछ लेंगे, तो यहां थोड़ा सा वेट कम है इसका। बाकी पढ़ाऊंगा मैं सब। क्यों? क्योंकि भले 8 नंबर का है लेकिन पढ़ेंगे सब। क्यों? क्योंकि पढ़ेंगे, हमको सीएस बनना है और सीएस बनने के बाद हमको एनुअल रिपोर्ट का इंटरप्रिटेशन आना चाहिए। क्लियर? तो ये हो गया। सर बेटा कोई वेटिंग रूम में नहीं है, सलोनी नहीं है बेटा वेटिंग रूम में, अमीसा। आप उससे बोलिए वापस से एंटर करे, मैं उसको ऐड कर लूंगा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 9 कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जो कि आपको निखिल सर पढ़ाएंगे। ठीक है? हेलो। इसके बाद हम डायरेक्ट जंप कर जाएंगे बेटा चैप्टर नंबर 8 पर, सॉरी चैप्टर नंबर 10 पर। 9 छोड़ करके 10 पे पहुंच जाएंगे। 10 में क्या पढ़ाओगे सर? 10 में हम पढ़ेंगे बेटा हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या पढ़ेंगे बच्चों? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाओगे सर? बेटा 1 से लेकर के 29 तक सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सब के सब। हालांकि एग्जैक्ट गिनती अगर मैं बताऊं तो 27 ही है, क्योंकि 2 विड्रॉ हो चुके हैं। तो 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। इनके बारे में डिटेल में ये भी पढ़ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने कैसे, किस कौन बनाता है, कौन इशू करता है, कैसे विड्रॉ होते हैं, क्या होता है, वो भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 10 है। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 है बेटा आपका, जिसके अंदर नेशनल और इंटरनेशनल अकाउंटिंग अथॉरिटीज हैं। सर ये क्या है नेशनल इंटरनेशनल अकाउंटिंग अथॉरिटी? जैसे आपकी अकाउंटिंग अथॉरिटी, जो आपकी नेशनल अकाउंटिंग अथॉरिटी है, बताओ आप कहां से सीएस कर रहे हो, आपकी इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, बोलो। अरे नहाटा है क्या?
बोले ना हटा, ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। सेम बेटा हमारे इंडिया के अंदर और भी हैं जो अकाउंटिंग अथॉरिटीज को बिलोंग करती हैं। बताओ बेटा और कौन कौन सी अथॉरिटी जिनका नाम सुना होगा आपने? ICAI का नाम सुना होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाती है। CMA का नाम सुना होगा जो कॉस्ट अकाउंटेंट बनाते हैं। बोलो हाँ है ना? बिल्कुल। तो ये तो है इंडिया की बात। तो ये केवल इंडिया तक ही सीमित नहीं है, ये आपको फॉरेन में भी लेके जाएगा। मतलब फॉरेन के अंदर कौन कौन सी अकाउंटिंग अथॉरिटी है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी अकाउंटिंग अथॉरिटी है, कनाडा में कौन सी अकाउंटिंग, अमेरिका में कौन सी अकाउंटिंग अथॉरिटी है, यूके में कौन सी अकाउंटिंग अथॉरिटी है। मतलब ये आपको पूरा वर्ल्ड घुमाएगा। समझ में आया कि नहीं? हेलो, दैट चैप्टर नंबर 11। इसके बाद आता है बेटा चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 के अंदर आते हैं बेटा IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये कितने हैं बेटा? तो ये बहुत सारे हैं। 41 तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, 17 हमारे IFRS हैं। तो टोटल मिला के इनका एक पूरा बंच है जो हमको पढ़ना है। ये भी डिटेल में हम पढ़ेंगे, IFRS भी पढ़ेंगे, लेकिन इनमें से सारे IFRS नहीं पढ़ेंगे हम, बाकी सबको तो थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे जितना हमको पढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ डिटेल्ड में पढ़ेंगे। इन तीनों चैप्टर का वेट, कौन कौन से चैप्टर? 10, 11 और 12। दे आर थ्योरेटिकल चैप्टर। यहां थ्योरी ज्यादा मिलेगी, प्रैक्टिकल्स कम मिलेंगे। बट हाँ, इन तीनों चैप्टर का अगर मैं वेट बताऊं एक साथ, क्योंकि ये तीनों एक साथ ही पूछे जाते हैं, तो इनका एग्जाम वेट होगा बेटा एग्जाम में लगभग 6 मार्क, 6 नंबर। इतना सब पढ़ने के बाद हमको 6 से 7 नंबर ही इस चैप्टर में पूछे जाएंगे। समझ में आया? बोलो हेलो। तो ये हमारा चैप्टर हो गया। 3 चैप्टर मैंने नाम दिए हैं, कौन कौन से? सारे बच्चे बताओ। 10, 11 और 12। ये तीनों को मिला के मैंने एक साथ ही ले लिया है। क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकल है, तीनों एक साथ ही पूछे जाते हैं, इसलिए बेटा इन तीनों को एक साथ कंसीडर करेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 12। तो बच्चों हम कहां तक पहुंच गए? चैप्टर नंबर 12 तक पहुंच गए। सर इसके बाद चैप्टर नंबर 13 से निखिल सर आ जाएंगे। 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक निखिल सर। कॉस्ट अकाउंटिंग कहां से? मैंने आपसे बोला 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक। 19 से मैं आपको वापस मिलूंगा। मतलब सर 19 में आप क्या लेने वाले हो? 19 में मैं आपको लूंगा वैल्यूएशंस। क्या लूंगा बच्चों? वैल्यूएशन। तो चैप्टर नंबर 19 में मैं आपको वैल्यूएशंस पढ़ाऊंगा। क्लियर? हेलो सर, इस वैल्यूएशन में क्या पढ़ाएंगे आप? इस वैल्यूएशन में पढ़ाएंगे बेटा मैं वैल्यूएशन प्रिंसिपल एंड फ्रेमवर्क, चैप्टर नंबर 19। 20 पढ़ाऊंगा जिसके अंदर बेटा आपका आएगा वैल्यूएशन ऑफ शेयर, बिजनेस और इंटेंजिबल असेट्स, और एक लास्ट वैल्यूएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन 22। ये 3 चैप्टर वैल्यूएशन से रिलेटेड रहेंगे। एग्जाम वेट बेटा इन वैल्यूएशन का, ये चूंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है लेकिन मैं ही आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो ये भी बेटा एग्जाम वेट लगभग 10 मार्क्स का रखते हैं तीनों चैप्टर। ओके, तीनों ही चैप्टर वैल्यूएशंस के हैं। ओके, तो ये भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो ये भी एक चैप्टर हो गया बेटा हमारे 3। इसके अलावा ईसोप का एक चैप्टर वापस पढ़ेंगे। बड़ी कंपनीज के जो ईसोप होते हैं उसके अंदर शेयर इशूड अदर देन कैश कंसीडरेशन, ईसोप के अलावा शेयर इशूड अदर देन कैश कंसीडरेशन भी है, इंड AS 102 है, इसको भी डिटेल में हमको पढ़ना है। एग्जाम में बेटा ये भी लगभग 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। क्लियर? तो ये चैप्टर नंबर 21 है। अब सारे बच्चे देखो, ये आपका सिलेबस है, मतलब कुल मिला के 22 टॉपिक्स हैं इस पूरे सिलेबस के अंदर। क्लियर? 62। आप सोच लो बहुत बड़ा सिलेबस है। हेलो, ये सब हमको पढ़ना है। मतलब मैं लगभग आपको
80 टू 85 मार्क्स का पढ़ा चुका हूंगा। निखिल सर आपको लगभग 15 से 16 नंबर का ही पढ़ाते हैं, ठीक है। बिल्कुल लवी का बेटा, मैं लगभग 85 मार्क्स का आपको पढ़ा दूंगा पूरा। दैट इज माई सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस, जो मेरे को आपको कराना है 3.5 मंथ के अंदर, 3.5 महीने। इसके लिए हम रोज क्या करेंगे, 1.5 घंटे पढ़ाई करेंगे क्लास में। 1.5 घंटों को भी मैंने बांट रखा है। हम एक काम करेंगे, 1 घंटे तो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और 30 मिनट्स हम हमारे क्वेश्चंस को देंगे, जिसके अंदर हम एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हेलो, ताकि हमारी प्रैक्टिस होती रहे। संडे को भी हम पढ़ेंगे, संडे को 2 आवर्स हम पढ़ेंगे, ताकि हमारा कोर्स स्मूथली जल्दी खत्म हो जाए और हमको टाइम भी मिले रिवीजन करने का। क्लियर? तो संडे को भी लूंगा। चूंकि मेरा सब्जेक्ट एमसीक्यू है, इसलिए सॉफ्टवेयर पर आपका टेस्ट होगा। जो भी हमारा टॉपिक खत्म होगा, हम सॉफ्टवेयर पर टेस्ट लेंगे और टेस्ट के साथ इमीडिएटली आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो वो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसमें आपकी ग्रोथ भी आपको दिखेगी। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रोथ एनालिसिस भी होगा। उसमें साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कौन से कॉन्सेप्ट पर आप कमजोर हो। उस टेस्ट के अंदर एनालिसिस में ये भी आएगा। तो आप जो भी कॉन्सेप्ट में आप कमजोर हो, उसको वापस से रीड करो, वापस से पढ़ो, और अगर कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से पूछ भी सकते हो। उस सॉफ्टवेयर के अंदर ही व्यवस्था रहेगी, तो आपको वो एनालिसिस करके दे देगा। क्लियर है बच्चों? तो दैट इज अ सब्जेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, और बचा हुआ पार्ट कॉर्पोरेट मैनेजमेंट रहेगा। कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, मैं निखिल सर के मैं पहले ही बता चुका हूं। कहां से निखिल सर के स्टार्ट होंगे, बोलो? 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक, ठीक है। 6 टॉपिक और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट 9 वाला, 7 टॉपिक आपको निखिल सर कराएंगे, ठीक है। बिल्कुल बेटा, ऐप के अंदर आपको एक्सेस मिलेगा यशस्वी बेटा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा दे आर रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड होने के बाद वो ऐप पर चले जाएंगे। ऐप के अंदर आप कभी भी रिकवरी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ऐप की लिंक मैं आपके ग्रुप पर शेयर करवा दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। अकाउंट की ऐप बिल्कुल बेटा हमेशा अलग है, जिसके अंदर केवल अकाउंट के लेक्चर्स रहेंगे, तो आप अकाउंट की ऐप को अलग से डाउनलोड करेंगे। ओके, होगा तो मैं उस ऐप पर भी डलवा दूंगा, नाहटा की ऐप पे भी डलवा दूंगा, जो दूसरी वाली नाहटा की ऐप है उस पर भी डलवा दूंगा। अगर आपको प्रॉब्लम है इस ऐप को डाउनलोड करने में, तो उस पर भी मैं शेयर करवा दूंगा उसको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। आपकी रिकवरी आपको कहीं से भी लेना है, ठीक है। मेरी ऐप के अंदर आपको एक फायदा मिलेगा कि जो मेरी वाली ऐप है अकाउंट की, वो iOS पे भी चलेगी, कंप्यूटर स्क्रीन पर भी चलेगी, आपके लैपटॉप पे भी चल जाएगी, एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर पे भी चलेगी। मतलब वो चारों जगह चलेगी, आप कहीं भी उसको देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरी वाली ऐप के अंदर। लेकिन जो नाहटा वाली ऐप है उसके अंदर अभी अपग्रेडेशन चल रहा है उसका, तो कुछ समय लगेगा, वो भी इसी तरह से अपग्रेड हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? ओके बेटा, निशी जैन आपको ऐड करवा दिया जाएगा, आप चिंता नहीं करें। तो ये था बेटा हमारा सारा सिलेबस। मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया, कौन सा सब्जेक्ट कितना वेट रखता है। अब बच्चों, सब्जेक्ट को अगर मैं स्टार्ट करूं, तो बताओ कौन से चैप्टर से आप सब पढ़ना चाहोगे? स्टार्टिंग से कि बीच में कोई भी एक चैप्टर लेके पढ़ा दूं? क्या पढ़ना चाहते हो, बोलो? बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं? बोलो। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर स्टार्टिंग से, मतलब आप पढ़ना चाहते हो जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस? हाँ सर, तो ठीक है, हम चैप्टर नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे, ताकि आपके लॉजिक भी अच्छे हो जाएंगे। और जिन बच्चों को अकाउंट में कभी प्रॉब्लम रही भी है, लाइक डेबिट और क्रेडिट में रहती होगी, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको जनरल एंट्रीज, लेजर,
ट्रायल बैलेंस ये सब बोर लगते थे और दिक्कत आती थी, तो उसको हम इंटरेस्टिंग वे में पढ़ लेंगे ताकि आप कभी भूलो नहीं, ठीक है। साइंस वाले बच्चे बिल्कुल, हाँ साइंस वालों को बड़ी दिक्कत हो जाती है तो वो भी पढ़ लेंगे। साइंस वाले हैं हमारे बीच में कोई? अरे वाह, तो फिर तो पढ़ने में मजा आएगा। तो चलो, तो चैप्टर नंबर 1 से ही पढ़ते हैं ताकि ये साइंस वाले भी कॉमर्स वाले बन जाएं, ठीक है। हेलो, तो चलो स्टार्ट कहां से करें बच्चों, फटाफट बोलो। चैप्टर नंबर 1 से। तो चलो चलते हैं चैप्टर नंबर 1 की ओर। तो ये तो हो गया बेटा आपका सिलेबस। अब चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 पर। तो चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे और उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं अब अकाउंटेंसी के बारे में, चैप्टर नंबर 1 के अंदर। ओके, तो हेडिंग डालने बच्चों, चैप्टर नंबर 1 अकाउंटेंसी। सर इसमें क्या पढ़ाने वाले हो आप? तो चलो सबसे पहले तो अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे हम। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? अकाउंट के बारे में। सर अकाउंट के बारे में क्या और अकाउंट क्यों पढ़े हम? तो सुनो, Accounts is a very interesting subject क्योंकि इसमें इंटरेस्ट होता है। सुना? Yes, sir. हम अकाउंट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अकाउंट एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसके अंदर फन होता है, मजा आता है। तो हम इसको फनी वे में ही पढ़ेंगे। सर फनी वे में पढ़ेंगे मतलब बिल्कुल बेटा, अकाउंट्स के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात, अकाउंट क्या होता है, हम इसकी बात करते हैं। बेटा अकाउंट आपके घर में बरसों से यूज हो रहा है। आपकी मदर भले कॉमर्स की नहीं हो, साइंस वाली हो या कहीं से भी पढ़ी हो, लेकिन वो अकाउंट बहुत अच्छे से जानती है। सर कैसे? सारे बच्चे बताओ, आपके घर में न्यूज़पेपर वाला आता है कि नहीं? आता है। न्यूज़पेपर का हिसाब कौन रखती है? मम्मी। मम्मी। क्या वो पेमेंट हिसाब किताब करने के बाद ही देती? बोलो। Yes, yes, sir. मिल्क वाला आता है, डेली मिल्क देता है, उसका हिसाब किताब मदर रख लेती है कि नहीं? Yes, sir. ये कैसे कर लेती है? ये कैसे कर लेती है? बेटा ये ही अकाउंट, मतलब कुल मिला के जो भी हमारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनका हिसाब रखना क्या कहलाता है? फटाफट बोलो। अकाउंट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? उनका अकाउंट कहलाता है। तो अकाउंट मतलब बेटा कुछ नहीं, कुल मिला के हिसाब किताब को मैनेज करना। अब बस फर्क ये है कि आपकी मदर जो अकाउंटिंग करती है वो एक सिस्टमेटिक वे नहीं होता, वो एक अनसिस्टमेटिक वे होता है। अनसिस्टमेटिक वे मतलब उन्होंने अपने हिसाब से रख लिया, उनको किसी दूसरे को तो बताना नहीं, बस खुद के लिए और दूध वाले को और पेपर वाले को बताना है, तो उन्होंने अपने हिसाब से लिख लिया और उसको बता भी दिया। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं हमारे इंडिया के अंदर और फॉरेन के अंदर, क्या उनके अकाउंट केवल मैनेजमेंट के लिए होते हैं कि पब्लिकली होते हैं, सभी के लिए होते हैं? बोलो। सबके लिए होते हैं। तो क्या उनको अपने अकाउंट प्रॉपरली और सिस्टमेटिक तरीके से बनाना पड़ेंगे? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो अकाउंट को सिस्टमेटिक तरीके से कैसे बनाया जाए, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 बताएगा हमको कि अकाउंट किस तरह से सिस्टमेटिकली बनते हैं। तो अगर मैं एक अकाउंट की सबसे पहले एक नॉर्मल डेफिनेशन आपको बताऊं कि अकाउंट क्या है, तो बच्चों अकाउंट की नॉर्मल डेफिनेशन अगर आप डील करोगे तो अकाउंट्स को आप बोल सकते हो कि अकाउंट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंट क्या है मेरे बच्चों? फटाफट बोलो। इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंट बिजनेस की लैंग्वेज होती है। अगर मैं इसको एक नॉर्मल डेफिनेशंस बताऊं तो मतलब इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की लैंग्वेज हमारी अकाउंट होती है। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा, सर ये तो हमको समझ में आ गया, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब बच्चों ये बताओ,
कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सीखना है तो लैंग्वेज सीखने के लिए क्या करना पड़ता है बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कभी इंग्लिश सिखाई गई हो या हिंदी सिखाई गई होगी तो क्या आपको सबसे पहले अल्फाबेट पढ़ाए गए थे? यस कौन कौन से अल्फाबेट पढ़ाए गए थे आपको? ABCD से लेके जेड तक पढ़ाए थे कि नहीं? बोलो। यस अगर आपको फ्रेंच सीखी हो तो फ्रेंच के अंदर भी ABCD होती है उसकी, बोलो। यस सर काउंटिंग सिखाई गई होगी। तो हर एक लैंग्वेज की अपनी एक काउंटिंग है, अपनी एक तरीका है बोलने का, अपने अपने कुछ वर्ड्स होते हैं। तो सेम बेटा, चूंकि हम यहाँ अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं और अकाउंट्स भी अपने आप में एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज यहाँ जब हम सीखेंगे तो यहाँ भी हम दो चीजें सीखेंगे। एक, सबसे पहले बेटा इसकी अल्फाबेट सीखेंगे। इसके अल्फाबेट के अलावा बेटा इसके अंदर कौन सी चीज को क्या बोला जाता है वो हमको समझना पड़ेगा। समझना पड़ेगा कि नहीं? बोलो। हेलो। यस सर तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ आने वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट जो आपने बचपन में पढ़ा था वो यहाँ रिवाइज होने वाला है। बस ये है कि हमको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? यस सर बस इसको लैंग्वेज मान के पढ़ना है। सर इसका मतलब अगर हम लैंग्वेज पढ़ लें, अकाउंट पढ़ लें, तो बेटा अगर आप अकाउंट पढ़ लोगे तो इस बिजनेस को बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा पाओगे। जैसे अभी मैं आपको बोलूँ, आपके सामने एक शॉप दिख रही है, तो आप इस शॉप के बारे में क्या बोलोगे? तो बोलोगे भैया एक शॉप है, लगभग फ्लावर की शॉप दिख रही है मेरे को, और जनरली ऐसी नॉर्मल भाषा में बात करोगे। लेकिन अकाउंट पढ़ने के बाद आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, आप इसको कुछ अलग तरीके से बोलने लगोगे। जैसे ही आप कोई अलग तरीके से बोलने लगे मतलब आपको अकाउंट आ गई। क्लियर? हेलो। यस इट इज वेरी इजी। तो ये हमको यहाँ डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले वर्ड हम बेटा लैंग्वेज सीखने के लिए जो यहाँ पढ़ेंगे वो है हमारी कुछ अकाउंटिंग टर्म्स। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो कुछ अकाउंटिंग टर्म्स, कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग टर्म्स में पहली अकाउंटिंग टर्म्स बच्चों में जो ले रहा हूं वो है आपका बिजनेस। अगर मैं आपसे एक नॉर्मल लैंग्वेज में डेफिनेशन पूछूं कि व्हाट इज बिजनेस, तो कोई बच्चा मेरे को बिजनेस की डेफिनेशन बताएगा कि बिजनेस क्या होता है? बोलो। कौन बताना चाहेगा? हाँ रिया बेटा बोलो। भावना बोल रही है, रिया बोल रहा है, कौन बोल रहा है? व्हाट इज बिजनेस? तो अभी अगर आप बिजनेस की डेफिनेशन बोलोगे तो बोलोगे एक ऐसा प्लेस जहां पर कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं, खरीदा बेचा जाता है, वो बिजनेस हो गया। बोलो। हेलो। बिल्कुल मेरे बच्चों। बेटा अच्छा है, आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे। नोट्स मैंने आपके प्रॉपर बना रखे हैं, मैं आपको नोट्स दिखा भी देता हूं एक बार। आपको क्लास के नोट्स सारे मिलेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके स्टडी मटेरियल को मैंने पूरा कन्वर्ट कर रखा है अच्छे फॉर्म में। जैसे ये वैल्यूएशन के नोट्स हैं, आप देखें, ये मैंने आपके वैल्यूएशन के नोट्स आपके स्टडी मटेरियल को लेकर के ही बनाए। बस स्टडी मटेरियल थोड़ा सा रंगीन नहीं है, मेरे नोट्स थोड़े से रंगीन मिलेंगे। दूसरे टॉपिक भी आप देख सकते हो, जैसे हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं तो चैप्टर नंबर 1 भी हमारे पास अवेलेबल है। चैप्टर नंबर 1 ये रहा, दैट इज योर चैप्टर नंबर 1। ये आपको पूरा भेज दिया जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। नोटबुक मेंटेन करो मत, बस मैं आपको ये भेज दूंगा। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखना है वो जरूर अपने आप नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, ठीक है बेटा दुर्गा? ओके, तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आप केवल ध्यान से सुनो, और आपको लगता है कि कोई चीज जो आपको याद रखना चाहिए वो आप नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। ठीक है? हेलो। यस सर तो मैं 2 नोट्स भेजूंगा, एक प्रिंटेड और एक हैंड रिटन, जो मेरे हैंड से लिखे हुए हैं, ये भी भेजूंगा, ताकि आपके पास एक हैंड रिटन नोट्स भी रहे, ताकि कभी रिवीजन करना हो तो आप रिवाइज कर सको इस चीज को। ठीक है? ओके, चलिए। तो अभी हम बात कर रहे हैं बेटा बिजनेस की। व्हाट इज बिजनेस? तो बेटा बिजनेस मतलब एक ऐसा प्लेस जो हमने प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्ट से रखा हुआ है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलो, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? टू अर्न अ प्रॉफिट।
तो आप बोल सकते हो सर बिजनेस के लिए प्लेस होना जरूरी है? नहीं, बिजनेस के लिए एक्टिविटीज होना जरूरी है। मतलब बिजनेस रिप्रेजेंट द सेट ऑफ एक्टिविटी, बिजनेस रिप्रेजेंट द सेट ऑफ एक्टिविटी विच आर रेगुलरली कैरीड बाय अ पर्सन और अ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग अ प्रॉफिट। जब तो कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज करता है, कुछ एक्टिविटीज करता है, रेगुलरली बेसिस पर करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है प्रॉफिट अर्निंग, तो उसको हम बोलते हैं बिजनेस। क्या बोलते हैं उसको? फटाफट बोलो, बिजनेस। केवल खरीदना बेचना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट मोटो ऑब्जेक्ट के साथ काम करना। सारे बच्चे बताओ, दिवाली के समय आपकी मदर रद्दी पेपर, न्यूज पेपर सेल आउट करती है, तो क्या वो एक कोई प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्ट से सेल करती है? नो सर। वहां ऑब्जेक्ट होता है क्लीनिंग। तो बताओ, मम्मी से ये बोल सकते हो तुम कि मम्मी आपने तो अटाले का बिजनेस चालू कर दिया? नहीं, वहां ऑब्जेक्ट क्या नहीं था? फटाफट बोलो, प्रॉफिट कमाना नहीं। सेम बेटा, मैं ये पेंसिल अपने दोस्त को बेच देता हूं, लेकिन एज अ फ्रेंड दे रहा हूं, तो बताओ बच्चों, मेरा ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाने का होगा कि फ्रेंड की हेल्प करने के लिए दे रहा हूं? बोलो। तो ये भी कोई बिजनेस नहीं होगा। बेटा मेरी कार पुरानी हो गई, मैंने बेच दी, बताओ वहां ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना होता है कि नई कार खरीदना होता है? दैट इज नॉट अ बिजनेस। तो बिजनेस होने के लिए जरूरी है प्रॉफिट मोटो ऑब्जेक्ट होना। क्लियर बच्चों? यस। अगर प्रॉफिट मोटो ऑब्जेक्ट के साथ काम किया जाए तो वो बिजनेस है। और बिजनेस की जो सेट ऑफ एक्टिविटी है ये तीन तरीके से हो सकती है। मतलब सेट ऑफ एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बिजनेस को बांटूं तो वो तीन तरह का बिजनेस हो सकता है। वो हो सकता है ट्रेडिंग, वो हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग, वो हो सकता है सर्विस। मतलब ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। सर ये ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस क्या है? तो चलो सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिंग बिजनेस समझाता हूं। कौन सा बिजनेस बच्चों? ट्रेडिंग। तो देखें जरा ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है, इससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिंग बिजनेस होता क्या है। देखिए बच्चों बताओ, आज ट्रेडिंग मतलब क्या? ट्रेडिंग मतलब बाइंग द फिनिश गुड्स एंड सेलिंग द फिनिश गुड्स विदाउट एनी कन्वर्जन। बिना उसको किसी चीज में कन्वर्ट किए, बिना उसको कुछ चेंज किए, जैसा खरीदा वैसा का वैसा अगर मैं सेल आउट कर दूं तो वो बिजनेस कौन सा बिजनेस कहलाएगा? ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग, दैट इज माई ट्रेडिंग बिजनेस, जहां मैं कोई चेंज नहीं करता हूं, जैसा खरीदा वैसा बेच देता हूं। बस ट्रेडिंग करने वाले को लोगों को बेवकूफ बनाना आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? बोलो। सर यही करते हैं हम लोग शॉप पे। बिल्कुल बेटा, शॉपकीपर यही करते हैं, खरीदते सस्ते में और हमको टिकाते महंगे में। क्या करके? झूठ बोल के। जिनको ये काम अच्छे से आता है वो एक परफेक्ट बिजनेसमैन बन सकता है। आप सब में से कितने लोग झूठ अच्छे से? तो खून में दौड़ती है, ये कला खून में दौड़ती है। देखो तो बस बेटा, जैसे ये सीख गए आप तो आप एक परफेक्ट बिजनेसमैन हो, करोड़ों रुपए कमा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, लोगों को बेवकूफ बनाना आना चाहिए अच्छे से। क्लियर है कि नहीं? बोलो। यस। दैट इज ट्रेडिंग। तो ये ट्रेडिंग हो गया। और भी कई एग्जाम्पल हैं ट्रेडिंग बिजनेस के, बट ये बिजनेस का, ट्रेडिंग बिजनेस का एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं? बोलो। हेलो। एक होता है बेटा मैन्युफैक्चरिंग। कौन सा बिजनेस बेटा? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? सारे बच्चे बताओ, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हमको कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके बेचना पड़ता है। मतलब लाइक दिस, जैसे मैंगो 2 कप चाय लेकर आओ। चाय बनाना ऑमलेट खाने जितना आसान नहीं है, कितना मेहनत का काम है मालूम है? गैस इधर गैस चालू करना पड़ता है, पानी उबालना पड़ता है, चाय पत्ती डालनी पड़ती है, शक्कर मिलानी पड़ती है, दूध मिलाना पड़ता है, तब जाकर चाय बनती है। पूजा कर लेने से चाय नहीं बनती है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की क्या होती है बेटा? कोई प्रोसीजर होती है कि भाई हम खरीदते हैं, उसमें कुछ और बना के कुछ और सेल आउट करते हैं। मतलब कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग करके हम सेल आउट करते हैं। वो बिजनेस कौन सा बिजनेस हो गया आपका बच्चों? मैन्युफैक्चरिंग। मतलब मैं एज इट इज सेल आउट नहीं करता, कुछ चेंज करके, कुछ नया करके बेचता हूं।
तो वो बिजनेस मेरा कौन सा बिजनेस कहलाएगा? एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं बच्चों? बोलो। Yes, sir. दैट इज माय मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है? आप जैसे मैं आपको बताऊं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार, जैसे कार मैन्युफैक्चरर क्या खरीदेगा? बता, कार मैन्युफैक्चरर क्या खरीदेगा? पिग आयरन खरीदेगा, प्लास्टिक खरीदेगा, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. उसने पिग आयरन खरीदा, पिग आयरन खरीद कर वो उसके इंस्ट्रूमेंट्स बनाएगा, इंस्ट्रूमेंट्स बना करके वो पूरा एक कार को कंपोनेंट के रूप में दिखाएगा। बताओ बेटा, ये अभी कार मैस फिनिश हो गई कि सेमी फिनिश दिख रही है? तो इसको हम रॉ मटेरियल भी नहीं बोल सकते और फिनिश गुड्स भी नहीं बोल सकते। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? फटाफट बोलो। काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है, WIP। बोलो हाँ या ना? Yes. धीरे 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 काम कंप्लीट होता जाएगा। जब काम कंप्लीट होता जाएगा तो मेरे बच्चों बताओ, कुछ समय बाद कार बनके एकदम कंप्लीट हो जाएगी। बोलो। Yes, sir. जैसे ही कार कंप्लीट हो गई तो आप उसको क्या बोल दोगे? Finished good. Finished good. बताओ बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में मेहनत ज्यादा है। बोलो। Yes. यहाँ आपको कुछ नया करना है और जब कुछ नया करना है तो मेहनत ज्यादा लगेगी। लगेगी कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, यहाँ मेहनत ज्यादा होगी लेकिन प्रॉफिट ट्रेडर के बराबर होंगे कि ट्रेडर से ज्यादा कमाए जाते होंगे? ज्यादा। जब मेहनत ज्यादा है तो ट्रेडर से ज्यादा प्रॉफिट होगी। बोलो हाँ या ना? ट्रेडर अपने बिजनेस में 2%, 4%, 5%, 10% का मार्जिन लेता है, लेकिन मैन्युफैक्चरर अपने बिजनेस में 50% से ज्यादा का मार्जिन भी ले सकते हैं कि नहीं? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. दैट बिजनेस इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मतलब जहां हम कुछ नया करके बेचते हैं वो बिजनेस कौन सा हो गया? मैन्युफैक्चरिंग। हम खरीद के नहीं बेचते, बना के बेचते हैं। क्लियर है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. दैट बिजनेस इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और तीसरा बिजनेस मैंने कौन सा बताया? सारे बच्चे जल्दी से बताएं। थर्ड बिजनेस मैंने कौन सा बताया था आपको? सर्विस। थर्ड बिजनेस कौन सा बताया? सर्विस। सारे बच्चे बताओ, सर्विस इंडस्ट्रीज में क्या होता है? बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्या? बोलो। Yes, sir. तो मैं क्या कोई गुड्स बेच रहा हूं? Service. सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, बदले में आप नहाट एकेडमी को फीस दोगे। बताओ बेटा, ये कौन सा बिजनेस हो गया? सर्विस। आप जिम गए, बताओ जब आप जिम जाते हो तो जिम के अंदर जो जिम ट्रेनर होते हैं या जो भी होते हैं, जिम वाले होते हैं, बताओ बेटा वो आपको क्या करते हैं? फटाफट बोलो। Look how huge it सर्विसेज वहां is, से man. कुछ खरीदते तो हो नहीं, सर्विसेज देते हैं, फिजिकल एक्टिविटी आप उनकी मशीन्स पर करते हो, बदले में वो आपसे We need फीस to like लेके this पैसा in लेते Canada. हैं। Then बोलो। it's seriously, we really need the theme. तो ये जिम का बिजनेस भी क्या हो गया? फटाफट बोलो। एक Collars, सर्विस इंडस्ट्रीज हो गया कि नहीं? बोलो। really is immense. Yes. इसके अलावा अगर मैं बात करूं जिम के अलावा और भी कई बिजनेस, जैसे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है? ट्रेडिंग होती, मैन्युफैक्चरिंग My होती gym है, has सर्विस दी only जाती one stair massive like this. I swear to God, man. है। आपका स्कूल हो गया, क्या दी जाती है? फटाफट बोलो। Service. टैक्सी बिजनेस हो गया। जैसे आप टैक्सी में बैठे हो, टैक्सी में बैठ करके आप अपने घर तक आए तो बताओ बेटा, सामने वाले से ये बोलते हैं आज से टैक्सी मिली Alright, होगी, let's go to the basement, man. No, These sir. guys have या उसको ये 22 बोलते हैं तू भी तो बैठ के आया, मैं basement. अकेला काय को आया, काय को पैसा। तो क्या हम उसको उसकी टैक्सी का सर्विस देंगे, सर्विसेज का पैसा देंगे कि नहीं? बोलो। एयरलाइंस इंडस्ट्रीज हो गई, होटल इंडस्ट्रीज हो गई, बैंकिंग इंडस्ट्रीज हो गई, इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज हो गई, ये सब क्या है? फटाफट बोलो। So this is the second basement. सर्विस प्रोवाइडर। बताओ बच्चों मेरे को, इन तीनों बिजनेस में सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस कौन सा है? What is this? This is a fitness room. सर्विस। सर्विस क्यों? लविका सेइंग मैन्युफैक्चरिंग। नहीं बेटा लविका, Feel. मैन्युफैक्चरिंग में तो आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, सर्विस में मेरे को रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा क्या? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा क्या? And मेरी they कोई have कॉस्ट लग weights रही here क्या? too? हाँ, छोटी मोटी Don't इंटरनेट have कॉस्ट profit वगैरह there? खर्चा। बाकी सारे बच्चे बताओ, क्या यहाँ Like, प्रॉफिट होने के like, चांसेस ज्यादा होते हैं? बोलो।
Yes, sir. Fastest. सर्विस इंडस्ट्रीज में प्रॉफिट होने की What is चांसेस it here? ज्यादा है, लेकिन 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 रिस्क बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि लोग विश्वास करें आपके ऊपर, ये बहुत मुश्किल काम होता है। समझ में आया कि नहीं? बोलो। Yes, yes. तो कितने बिजनेस पढ़ा दिए मैंने? सारे बच्चे जल्दी से बताएं, कितने बिजनेस पढ़ा दिए? 3। कौन कौन से? Trading business. और सर्विस। बताओ, ट्रेडर क्या करता है? बाइंग द फिनिश्ड गुड्स एंड सेलिंग द। मैन्युफैक्चरर क्या करता है? बाइंग द रॉ मटेरियल, कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स एंड सेलिंग। मैन्युफैक्चरिंग के बाद सर्विस इंडस्ट्रीज में क्या होता है? सर्विसेज, बाइंग द सर्विसेज या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड अर्न द मनी। बोलो। हेलो। दैट इज सर्विस इंडस्ट्री। एक तरह का बिजनेस और होता है एक्टिविटीज पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर सोशल एक्टिविटीज दी जाती है। मतलब जो प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्ट से नहीं किया जाता, ओनली सोशल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, जिसको आप क्या बोलते हो? नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ। बिल्कुल मेरे बच्चे, एनपीओ। एनपीओ का ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। एनपीओ का ऑब्जेक्ट क्या होता है? फटाफट बताओ। सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है कि नहीं? बोलो। जैसे इंदौर के अंदर खजराना मंदिर है, बताओ खजराना मंदिर के अंदर गणपति जी के सामने बड़ी बड़ी दान पेटियां रखी हुई, तो गणपति जी प्रॉफिट कमाने के रखे हुए हैं वो दान पेटी? तो उस दान पेटी में जो पैसे आते हैं उनका होता क्या है? सोशल सर्विसेज। बेटा वहाँ पार्किंग की व्यवस्था करवाते हैं, मंदिर के अंदर प्रॉपर व्यवस्था मिल पाए, भूखे लोगों को वो खाना खिलाते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? बोलो। मंदिर का प्रॉपर मैनेजमेंट रखते हैं। तो इन सब पैसों में खर्च होता है वो दान पेटी का पैसा। तो बताओ बेटा, ये सब क्या हो गया? सोशल सर्विसेज हुई कि नहीं? बोलो। सोशल सर्विसेज। तो ये बिजनेस कौन से बिजनेस होते हैं? फटाफट बताओ। एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? बोलो। जिनको आप बोलते हो सेक्शन 8 कंपनी, आप सेक्शन 8 कंपनी के अंदर रजिस्टर करते हो कि नहीं? लविका सेक्शन 8 आ गया, देखो। क्लियर है कि नहीं? बोलो। सेक्शन 8 कंपनीज। तो ये थे बेटा हमारे टाइप्स ऑफ बिजनेस। बताओ बेटा, टाइप्स ऑफ बिजनेस सबको क्लियर हो गए? चलो आज मैं आपको यहीं रोकता हूँ। कल इसके आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, डेबिट क्रेडिट और दूसरे रूल्स पढ़ेंगे, ताकि हमको जल्दी से जल्दी जनरल, लेजर और ट्रायल बैलेंस खत्म हो। क्लियर? जितना कोर्स में है उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके बच्चों, मिलते हैं कल। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। बाय बाय बच्चों, बाय बाय। Thank you, sir. बाय बाय बच्चों। Thank you, sir.